सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मोर्टल कॉम्बैट के बारे में, जो कि 2021 में रिलीज हुई है। ये कहानी है कुछ महान योद्धाओं की जो कि आउटवर्ल्ड के कुछ नीच लोगों से लड़ते हैं, जो कि पृथ्वी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1617 का जापान देखने को मिलता है और यहाँ पे हम हेंजो हसाशी का घर देखते हैं, जिसका एक छोटा सा परिवार है और उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और उसके साथ साथ उसका बेटा और एक छोटी सी बेटी है। और हेंजो को देखने के बाद लगता है कि वो अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसकी पत्नी उसे यहाँ पे पानी लाने के लिए कहती है और हेंजो यहाँ से दूर पानी लेने के लिए चला जाता है। और जब हेंजो पानी निकाल रहा होता है तभी हम उसके हाथ पे एक ड्रैगन आकृति देखते हैं और हेंजो की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे नजर आता है कि कोई है जो इनके सारे आदमियों को मार रहा है। और ये देखते ही हेंजो की पत्नी अपनी छोटी बच्ची को एक खुफिया जगह पे छुपा देती है और उसके बाद अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकल ही रही होती है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम है बिहान और ये आदमी अंदर आते ही हेंजो के बारे में पूछता है, लेकिन इसके चेहरे को देख करके हेंजो की पत्नी समझ जाती है कि इसके इरादे नेक नहीं है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर हमें यहाँ पे बिहान की अनोखी शक्ति देखने को मिलती है। बिहान अपने शरीर से बर्फ बना सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नुकीली नजर आती है। तभी हम हेंजो को देखते हैं जिसे अपने बीवी बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उन्हें सुनने के बाद वो समझ जाता है कि वो दोनों खतरे में हैं, इसलिए वो वहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। और वो आते ही देखता है कि किसी ने उसके बीवी बच्चों को बर्फ में जमा दिया है और उसके साथ साथ एक बर्फ का टुकड़ा उनके शरीर के आर पार कर दिया है। और ये देखते ही हेंजो टूट जाता है क्योंकि उसकी दुनिया तबाह हो चुकी है। तभी बिहान को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। उसके बाद वो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि बिहान के आदमी हैं। उसके बाद उन सारे लोगों पे हेंजो के गुस्से का कहर टूटता है और वो उन सारे लोगों को मार देता है। और हेंजो यहाँ पे लोगों को ऐसे काटता है जैसे लोग गाजर मूली काटते हैं। और इन्हें मारने के बाद हेंजो समझ जाता है कि इन्हें किसने भेजा है, क्योंकि वो बर्फ देख के समझ चुका है कि बिहान ने उसके बीवी बच्चों को मारा है। और फिर वहाँ पे आता है बिहान और आने के बाद वो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया और अब बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और उसके साथ साथ बिहान ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे पूरे समूह को खत्म कर दिया है, इसलिए अब हमारा समूह सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये सुनने के बाद हेंजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार के उन सब का बदला लूंगा। और उसके बाद इन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। शुरू में हेंजो को देख करके लगता है कि वो बिहान से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो बिहान को कड़ी टक्कर दे रहा होता है और उसे चोट भी पहुंचा पा रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते बिहान फिर से हेंजो पे भारी पड़ने लगता है और उसके बाद उसे काटने लगता है और अंत में हेंजो का खंजर ही उसके शरीर के अंदर घुसा देता है। और जब हेंजो मर रहा होता है तो वो बिहान को कहता है कि मेरे चेहरे को कभी मत भूलना। और फिर बिहान उसके शरीर के अंदर खंजर घुसा के वहां से चला जाता है और हेंजो नीचे जमीन पे गिर जाता है और बिहान को लगता है कि अब वो मर चुका है। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि हेंजो की आंखें फिर से खुलती हैं जब उसे अपनी बेटी की रोने की आवाजें सुनाई पड़ती है। उसके बाद हेंजो वहां से रेंगता हुआ अपने घर की तरफ पहुंचता है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जा पाता और बाहर ही अपना दम तोड़ देता है। और जैसे ही हेंजो मरता है उसके पूरे शरीर में अपने आप आग लग जाता है और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ राख बचता है। और हेंजो के मरते ही वहाँ पे आते हैं तूफान के देवता यानी कि रेडेन, और फिर वो आते हैं उस जगह पे जहाँ पे मरा हुआ था हेंजो और वहाँ से उसका खंजर उठाते हैं और हेंजो की बेटी को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और हमें यहाँ पे एक संदेश देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि आउटवर्ल्ड ने लगातार मोर्टल कॉम्बैट के 9 टूर्नामेंट्स जीत लिए हैं और अब जल्दी ही मोर्टल कॉम्बैट का 10वां और आखिरी मुकाबला होने वाला है। और अगर आउटवर्ल्ड ने इसे भी जीत लिया तब वो सारे पृथ्वीवासी को अपना गुलाम बना लेंगे और यहाँ पे हमेशा के लिए राज करने लगेंगे और धीरे धीरे पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही उम्मीद की किरण है, जो कि एक भविष्यवाणी है। और इस प्राचीन भविष्यवाणी में बताया गया है कि हेंजो का कोई वंशज एक महान योद्धाओं का समूह तैयार करेगा और उसके बाद वो आउटवर्ल्ड के लोगों को हरा करके पृथ्वी को बचाएगा। इसीलिए रेडेन हेंजो की बेटी को लेकर के वहां से चला गया था, क्योंकि वो पृथ्वी की आखिरी उम्मीद है। और फिर हम अगले दृश्य में देखते हैं आउटवर्ल्ड को और उसके बाद हम यहाँ के राजा को देखते हैं जिसका नाम है शाओ कान। और इसके पास एक आदमी आता है जिसे शाओ कान बिहान कह के पुकारता है। तब वो कहता है कि मैं अब बिहान नहीं हूँ, मेरा नाम है सब जीरो, यानी कि बिहान ही अब सब जीरो बन चुका है।
और यहाँ पे शाओ कान सब जीरो को कहता है कि भविष्यवाणी का समय नजदीक आ रहा है और अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो पृथ्वी पे राज करने का हमारा सपना सपना ही बन के रह जाएगा। तो इस बात को सुनते ही सब जीरो कहता है कि आपको भविष्यवाणी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत वर्ष पहले हैंजो के पूरे खानदान को खत्म कर दिया था, तब उसका वंशज आज कैसे मिलेगा। फिर भी इन सारी बातों को सुनने के बाद शाओ कान कहता है कि हम किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी पे जाओ और उसके बाद उन सारे लोगों को मार दो जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पृथ्वी पे जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पे ड्रैगन आकृति बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि उन्हें चुना गया है इस टूर्नामेंट के लिए। इसीलिए तुम वैसे सभी लोगों को अभी ही मार दो ताकि वो टूर्नामेंट में पहुंचे ही ना और हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए। और ये सारी बातें सुनते ही सब जीरो यहाँ से निकल पड़ता है पृथ्वी के लिए। उसके बाद हमें पृथ्वी का दृश्य देखने को मिलता है और ये आदमी एमएमए का चैंपियन रह चुका है, यानी मिक्स मार्शल आर्ट का। और थोड़े समय के बाद यहाँ पे कॉल एक फाइट लड़ता है जिसमें वो हार जाता है। और यहाँ पे इस फाइट को देखने के लिए एक आदमी आया होता है जिसका नाम होता है जैक्स, और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ यंग पर ही टिकी हुई होती हैं। इसीलिए फाइट के बाद जब यंग अपनी बेटी के साथ बैठा होता है तभी उसके पास जैक्स जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो और अगर तुम चाहते तो इस फाइट को जीत जाते, लेकिन तुमने जानबूझ के हार को चुना। और उसके साथ साथ जैक्स ये भी कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन आकृति वाला टैटू कमाल का है। ये सुनते ही उसकी बेटी कहती है कि ये कोई टैटू नहीं है बल्कि ये पैदाइशी है। उसके बाद यंग उस टैटू को जैक्स को दिखाता है और इस टैटू को देखने के बाद जैक्स खुश हो जाता है जैसे उसकी कोई खोज पूरी हो गई हो। और फिर जैक्स किसी को कॉल करता है और कहता है कि हमें वो आदमी मिल गया है और उसके शरीर पे वही ड्रैगन आकृति है। और उसके बाद हम यंग के पूरे परिवार को देखते हैं। यंग अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर खाना खाने आया हुआ होता है। तभी यहाँ पे चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है जो कि जुलाई के महीने में बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होता है, जिसे लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ये बर्फ की बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और फिर हम देखते हैं सब जीरो को, क्योंकि सब जीरो शाओ कान के कहने पे यहाँ उन सारे योद्धाओं को मारने आया है जिनके शरीर पे ड्रैगन आकृति है। इसीलिए सब जीरो यहाँ पे इन लोगों पे हमला कर रहा है। और जब बर्फ के टुकड़े बहुत ही तेजी से यंग की तरफ गिरने लगते हैं तभी वहाँ पे जैक्स अपनी गाड़ी के साथ आता है और कहता है कि जल्दी के जल्दी अंदर बैठो। और उसके बाद यंग की पूरी फैमिली उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। और अंदर बैठने के बाद सब जीरो यंग से कहता है कि तुम्हारे शरीर पे जो आकृति है उसका मतलब ये है कि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि बहुत ही जल्द एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें तुम्हें आउटवर्ल्ड के खतरनाक लोगों से लड़ना पड़ेगा और उस लड़ाई के लिए तुम्हें चुना गया है, इसीलिए यह आकृति तुम्हारे शरीर पे है। लेकिन आउटवर्ल्ड के लोग प्रतियोगिता से पहले सबको मारना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। और इतना कहने के बाद जैक्स अपने शरीर के ड्रैगन आकृति को दिखाता है और फिर ये लोग जाने लगते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि इनके सामने आके सब जीरो खड़ा हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद जैक्स कहता है कि यंग तुम इस गाड़ी को लो और अपने पूरे परिवार को लेकर के यहाँ से चले जाओ, मैं इस आदमी को देखता हूँ। और उसके साथ साथ जैक्स यंग को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि इस एड्रेस पे जाना और सोनिया ब्लेड से मिलना। और फिर यंग अपने पूरे परिवार को लेकर के यहाँ से चला जाता है और फिर लड़ाई शुरू होती है जैक्स और सब जीरो के बीच। और जैक्स जब सब जीरो पे गोली चलाता है उसके बाद सब जीरो पूरे बंदूक और गोली को बर्फ में तब्दील कर देता है और ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है, लेकिन सब जीरो के आगे कभी भी जैक्स टिक नहीं पाता और अंततः सब जीरो जैक्स के दोनों हाथों को बर्फ में जमा के उन्हें तोड़ देता है और फिर जैक्स को नीचे फेंक देता है ये समझ के कि जैक्स मर चुका है और वहां से चला जाता है। अब हम फिर से कोल के परिवार को देखते हैं जो उन्हें घर पर लेकर के जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जैक्स ने कहा कि जिन लोगों के शरीर पे ये ड्रैगन आकृति है उन्हें वो लोग ढूंढ के मार देंगे, तो इसलिए अगर मैं तुम लोगों के साथ रहा तो तुम्हारे जान को भी खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद यंग जैक्स के बताए हुए रास्ते पे निकल पड़ता है। तभी हम आउटवर्ल्ड को फिर से देखते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है शाओ कान की बेटी मिलिना। और मिलिना यहाँ पे शाओ कान से कहती है कि सब जीरो ने एक आदमी को मार दिया है लेकिन दूसरा आदमी वहाँ से फरार हो गया। तब ये सुनते ही शाओ कान कहता है कि हमें जल्दी ही उन सारे लोगों को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी ही रेप्टाइल को धरती पर भेजो। और फिर हम देखते हैं कि यंग पहुंच चुका है जैक्स के बताए हुए जगह पे और वहां जाते ही सोनिया ब्लेड उस पे हमला कर देती है। तभी यंग कहता है कि उसे जैक्स ने भेजा है और ये सुनते ही सोनिया ब्लेड कहती है कि अपना मार्क दिखाओ। तब यंग उसे अपनी ड्रैगन आकृति दिखाता है। फिर सोनिया ब्लेड उसे अंदर लेकर के जाती है और उसके बाद उसे अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि जैक्स और वो दोनों स्पेशल फोर्सेस में थे और जब 7 साल पहले ये दोनों ब्राजील गए थे एक मिशन के लिए,
क्योंकि वहाँ पे हमें एक आदमी को पकड़ना था। लेकिन जैसे ही हम सारे लोग उसके पास पहुंचे, उस आदमी के अंदर कुछ अनोखी शक्तियां थी, इसलिए उसने हमारे सारे आदमियों को बहुत ही आसानी से मार दिया। और तब हमने देखा कि उसके शरीर पर भी एक ड्रैगन आकृति है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। लेकिन अंततः जैक्स ने उस आदमी को मार दिया और वो आदमी जैसे मरा, वो ड्रैगन आकृति जैक्स के शरीर पे आ गई। और उसके बाद से इनकी रिसर्च शुरू हुई इस चीज को लेकर के। और थोड़े समय के बाद इन्हें पता चला कि जिनके शरीर पर भी ये ड्रैगन आकृति है, उन्हें एक खास प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। और वो प्रतियोगिता पृथ्वी के लोगों से नहीं बल्कि आउटवर्ल्ड के लोगों से होगी, जो दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग है। और ये ड्रैगन आकृति ही वहाँ का इनविटेशन कार्ड है। इसलिए हमें जल्दी उन सारे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनके शरीर पे ये ड्रैगन आकृति है। और ये सारी बातें चल ही रही होती है, तभी यंग की नजर पड़ती है एक आदमी पे और यंग पूछता है कि ये कौन है। तब सोनिया बताती है कि इसका नाम है कानो और ये ड्रग्स और गन्स की स्मगलिंग करता है और इसके शरीर पर भी एक ड्रैगन आकृति है, इसीलिए हम लोगों ने इसे यहाँ पे कैद करके रखा है। क्योंकि थोड़े समय पहले हम लोग एक ड्रैगन आकृति वाले इंसान का पीछा कर रहे थे, लेकिन जब तक हम उसके पास पहुंचते उससे पहले कानो ने उसे मार दिया था और वो ड्रैगन आकृति इसके शरीर पे आ गई। और सोनिया जब तक अपनी इस कहानी को पूरा करती तब तक यहाँ की बत्तियां ब्लिंक करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके पास अनोखी शक्तियां हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे सामने आता है रेप्टाइल, जो इन सबको मारने की कोशिश करता है और सब लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कानो रेप्टाइल के शरीर के अंदर हाथ डाल के उसका दिल निकाल लेता है और रेप्टाइल वहीं पे मर जाता है। और ये सब देखने के बाद सोनिया कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा रेडेन के पास, क्योंकि मैंने सुना है कि वही एक ऐसा आदमी है जो आउटवर्ल्ड के लोगों का मुकाबला कर सकता है। पर सोनिया को रेडेन के बारे में तो पता है, लेकिन वो कहाँ रहता है इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। फिर रेडेन का नाम सुनते ही कानो कहता है कि मैं जानता हूँ उससे कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन कानो इन झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तब सोनिया उसे कहती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगी। और ये सुनने के बाद कानो कहता है कि नहीं, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर के जाऊं तो तुम्हें मुझे $3 मिलियन देने पड़ेंगे। और ये सुनने के बाद सोनिया राजी हो जाती है और उसके बाद कानो इन सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है उस जगह पे जहां पे रेडेन का टेम्पल है। और वहां पहुंचते ही इनकी मुलाकात होती है लू कैंग से, जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं और वो अपने हाथों से आग जला सकता है। और कैंग इन सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है उस टेम्पल में और उसके बाद इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें उस मुकाबले में पार्टिसिपेट करना है तब तुम्हें अपने अंतर्मन की शक्तियों को उजागर करना पड़ेगा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति कभी भी उस मुकाबले को नहीं जीत सकता, क्योंकि उसका हर एक मुकाबला असाधारण व्यक्तियों से होगा। उसके बाद कैंग सोनिया को लेकर के जाता है जैक्स के पास, जहाँ पे जैक्स बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है। और कैंग सोनिया से कहता है कि जब तक मैं जैक्स के पास पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जैक्स को बचाने की। और फिर कैंग सबको लेकर के पहुंचता है रेडेन के पास और रेडेन सबको कहता है कि पृथ्वी के योद्धाओं को ढूंढते ढूंढते इतना वक्त गुजर गया जितने वक्त में शाओ खान 9 मुकाबले जीत गया, और अगर वो इस 10वें मुकाबले को भी जीत जाएगा तब वो पृथ्वी के सारे लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जब कैंग बैठा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और जब कैंग जा करके देखता है तब उसकी नजर पड़ती है सब जीरो पे। और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सब जीरो कैंग पे भारी पड़ता है। तभी कैंग की मदद के लिए उसका कजिन वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है कुंगलाओ। और फिर शाओ खान अपने सारे आदमियों के साथ यहाँ पे आ जाता है। तभी रेडेन भी अपने योद्धाओं के साथ यहाँ पे आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि शाओ खान रेडेन को धमकी दे रहा है कि वो इन सबको तबाह कर देगा। और ये सब सुनते ही रेडेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ पे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिसे देखने के बाद आउटवर्ल्ड के सारे लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। और उसके बाद इन सारे लोगों का प्रशिक्षण शुरू होता है और कैंग और कुंगलाओ इन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि अपनी अंदरूनी शक्तियों को बाहर ला सके। लेकिन कुंगलाओ सोनिया को सिखाने से मना कर देता है क्योंकि उसके शरीर पे ड्रैगन आकृति नहीं है। और फिर यंग और कानो का अभ्यास शुरू होता है, लेकिन बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद भी उन्हें उनकी शक्तियां नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया जाती है जैक्स के पास क्योंकि उसे होश आ चुका है। और होश आने के बाद जब जैक्स अपने हाथों को देखता है तो बहुत निराश होता है क्योंकि वो रोबोटिक आर्म्स होते हैं। और अपने हाथों की ऐसी स्थिति देखने के बाद जैक्स सोनिया से कहता है कि मेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगा। तब सोनिया उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम एक महान योद्धा हो और तुम जरूर लड़ोगे।
और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम जिंदा हो तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर है। और फिर सारे लोग डिनर के लिए चले जाते हैं और खाना खाते समय कुंगलाओ कानो की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम योद्धा के नाम पे एक कलंक हो और तुम किसी काम के नहीं। और कुंगलाओ के साथ साथ कैंग भी उसका मजाक बनाता है और इन सारी बातों को सुन के यहाँ पे बैठे सारे लोग हंसते हैं। और इस चीज को देखने के बाद कानो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद इन पे गुस्सा कर रहा होता है। तभी अचानक इसकी आंखों से लेजर लाइट निकलने लगती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। और जब कानो इस लाइट को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे उसकी शक्तियां मिल चुकी हैं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और जितना कानो खुश है उतना ही दुख है यहाँ पे यंग, क्योंकि उसे अभी तक उसकी शक्तियां नहीं मिली। और फिर कैंग रेडेन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये आकृति मेरे शरीर के ऊपर क्यों है, क्योंकि मैं एक योद्धा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे अपने माता पिता के बारे में भी नहीं पता, मैं एक अनाथ हूँ। तब रेडेन बताता है कि तुम हैंजो के वंशज हो, लेकिन सब जीरो ने हैंजो और उसके परिवार को मार दिया और हैंजो अभी नर्क में फंसा हुआ है और बदले की आग में जल रहा है। और सब जीरो ने जैसे हैंजो को मारा वो तुम्हें भी मारना चाहता है। और तुम हैंजो के वंशज हो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ही हैंजो की बेटी को बचाया था ताकि उसका वंश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और किसी दिन ये भविष्यवाणी सच हो। लेकिन यंग पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो अंदर से मान चुका है कि वो एक योद्धा नहीं है, इसीलिए रेडेन उसे उसके घर अपने बीवी बच्चों के पास भेज देता है। और फिर हम देखते हैं आउटवर्ल्ड, जहाँ पे शाओ कान अपने सारे योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा है और यहाँ पे हमें बहुत सारे खूंखार योद्धा देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे निटारा को देखते हैं जो कि एक वेम्पायर है और उसके साथ साथ यहाँ पे कबाल और रिको भी होते हैं और मिलिना भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होती है। और इन सब के अलावा यहाँ पे एक और खूंखार योद्धा होता है जिसका नाम है प्रिंस गोरो। और शाओ कान यहाँ पे अपने सारे योद्धाओं को कहता है कि हम पृथ्वी के सारे योद्धाओं को एक ही जगह पे मार सकते हैं और वो जगह है रेडेन का टेम्पल। लेकिन रेडेन ने हर जगह सुरक्षा कवच फैला रखा है, इसलिए वहाँ पे घुसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तब ये सुन के कबाल कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम वहाँ कैसे घुस सकते हैं। उनके ग्रुप में कानो नाम का एक आदमी है जो कि बहुत ही घटिया और पागल आदमी है और मैं उसको बहला फुसला के अपने गिरोह में शामिल कर सकता हूँ। और फिर कबाल पहुँचता है रेडेन के टेम्पल के पास, जहाँ वो मिलता है कानो से और कहता है कि ये कंगाल लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे, जबकि तुम हमारे साथ आओगे तब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तुम अपने मन में जितने पैसे सोच सकते हो उन पैसों को दुगना से भी दुगना कर दो और उससे भी ज्यादा पैसे तुम्हें हम देंगे अगर तुम हमारे गिरोह में शामिल हो गए तो। और ये सुनने के बाद कानो इनके साथ मिल जाता है और फिर जल्दी ही इस सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। और कवच के टूटते ही शाओ कान अपने सारे योद्धाओं को लेकर के इस मंदिर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और मिलिना और सोनिया लड़ते हुए नजर आते हैं। और मिलिना हमेशा ही सोनिया पे भारी पड़ती है और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन मारने से पहले वो जैसे ही सोनिया का खून चखती है उसे पता लग जाता है कि सोनिया के शरीर पे वो ड्रैगन आकृति नहीं है और उसे नहीं चुना गया है। इसलिए मिलिना सोनिया को कहती है कि तुम मेरे हाथों मरने लायक भी नहीं हो और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी कानो उस पे हमला कर देता है और कहता है कि तुम तो मेरे हाथों ही मरोगी। उसके बाद उसे नीचे फेंक देता है और फिर अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू गिरा देता है जिसके अंदर वो दब जाती है। फिर हम मुकाबला देखते हैं कुंगलाओ और निटारा का। निटारा जिसे शाओ कान बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता है, लेकिन कुंगलाओ उसे यहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद शाओ कान के होश उड़ जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिंस गोरो पहुंच चुका है यंग के पास और यंग और गोरो के बीच घमासान लड़ाई चल रही है, लेकिन यंग गोरो के सामने बहुत ही कमजोर है, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। और एक समय ऐसा आता है जब गोरो यंग को 2 टुकड़ों में फाड़ने वाला होता है। तभी यंग की पत्नी एक कुल्हाड़ी उठा के गोरो पे वार करती है। तभी गोरो यंग को छोड़ने के बाद उसके पीछे लग जाता है और ये देखने के बाद वो गाड़ी से अपनी बेटी के साथ भागने लगती है, लेकिन गोरो उसे भागने नहीं देता और उसकी गाड़ी पे हमला कर देता है और जल्दी ही उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि यंग को उसकी शक्तियां मिल रही हैं और यंग के पूरे शरीर पे एक कवच सा बन रहा है और फिर इस कवच की सहायता से यंग गोरो से लड़ने लगता है। और फिर यंग को अपने कवच के अंदर से 2 और हथियार मिलते हैं जिसके सहायता से वो गोरो के हाथ काट देता है और उसके बाद जल्दी ही उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम सोनिया को देखते हैं जो कि चट्टान के नीचे फंसी हुई है
और उसको फंसा हुआ देखने के बाद जैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस पत्थर को हटा सके। पर धीरे धीरे उसके हाथ फौलादी होने लगते हैं और उसके बाद उसे भी अपनी शक्तियां मिल जाती हैं और वो उस चट्टान को हटा के सोनिया को बचा लेता है। फिर हम यंग को देखते हैं जिसके पास एक पोर्टल खुलता है और उसके बाद उस पोर्टल की मदद से रेडेन उसको टेम्पल में बुला लेता है और शाओ कान को कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे योद्धाओं को उनकी शक्तियां मिल गई। और इतना कहने के बाद रेडेन एक पोर्टल खोलता है और अपने सारे योद्धाओं को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी सब जीरो यंग को बाहर खींच लेता है और उस पोर्टल में जाने ही नहीं देता क्योंकि रेडेन ने इन्हें बता दिया था कि यंग हैंजो का वंशज है, इसीलिए सब जीरो यहाँ पे यंग पे हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पे कुंगलाओ आ जाता है और सब जीरो पे हमला कर देता है। ये देखने के बाद शाओ कान गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कुंगलाओ की आत्मा खींच लेता है और कुंगलाओ का शरीर यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस चीज को देख के कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन यंग उसे पकड़ लेता है और एक पोर्टल के सहारे उसे वापस ले आता है। और फिर ये सारे लोग एक सुरक्षित जगह पे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे सारे लोग रेडेन से सवाल पूछते हैं कि उसने कुंगलाओ को क्यों नहीं बचाया। तब रेडेन कहता है कि हमें अनुमति नहीं है कि हम किसी भी युद्ध में जाएं। और इतना कहने के बाद रेडेन यंग को हैंजो का खंजर देता है और कहता है कि अगर तुम युद्ध में इस खंजर का इस्तेमाल करोगे तब हैंजो की आत्मा तुम्हारा साथ देगी। तभी यंग सबको कहता है कि अगर हम एक साथ आउटवर्ल्ड के दानवों से लड़े तो हम उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हमें उन्हें अलग करना पड़ेगा और अलग अलग ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए सब लोग एक एक आदमी को चुनो और उसके पास जाओ। फिर जैक्स चुनता है रिको को लड़ने के लिए और सोनिया चुनती है कानो को और कैंग और यंग चुनते हैं मिलिना और कबाल को। ये दोनों उन दोनों से एक साथ लड़ेंगे। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है और हम यंग को मिलिना के साथ लड़ते हुए देखते हैं और लड़ाई के दौरान मिलिना और भी खतरनाक और भयानक होती जाती है, लेकिन यंग उसको पूरा टक्कर देता है। और दूसरी तरफ सोनिया लड़ती है कानो से और कानो के पास लेजर वाली शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वो सोनिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि सोनिया यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो बार बार कानो को घायल करती रहती है और वो उसके आंख पे चाकू से वार करती है ताकि वो अपनी लेजर वाली शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अंत में कानो सोनिया को पकड़ लेता है और गला घोंट के उसे मारने ही वाला होता है। तभी सोनिया उसके आंख में एक खपच्ची घुसेड़ देती है जिससे कानो वहीं पे मर जाता है और कानो के मरते ही सोनिया के हाथ पे वो ड्रैगन वाली आकृति आ जाती है। और दूसरी तरफ यंग और मिलिना के बीच अभी भी लड़ाई चल रही है और अभी हम देखते हैं कि मिलिना यंग पे भारी पड़ रही है। तभी यहाँ पे सोनिया आ जाती है और उसके बाद वो अपने हाथों से एक अनोखी रोशनी निकालती है जो रोशनी मिलिना के शरीर के आर पार हो जाती है और मिलिना मर जाती है। इसका मतलब ये है कि सोनिया को भी उसकी शक्तियां मिल चुकी हैं। और फिर हम देखते हैं रिको और जैक्स की लड़ाई। जैक्स यहाँ पे रिको पे हमेशा ही भारी पड़ता है और पूरे लड़ाई के दौरान उसे हमेशा ही पीटता रहा है और अंततः अपने फौलादी हाथों का इस्तेमाल करके उसके सर को चकनाचूर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कैंग और कबाल का मुकाबला और इस लड़ाई में कैंग हमेशा ही कबाल पे भारी पड़ता है और लड़ते लड़ते उसे एक दलदल में फेंक देता है और उसके बाद वो अपनी शक्तियां दिखाता है। वो अपने हाथ से एक आग उत्पन्न करता है और उसके बाद देखते ही देखते ये आग एक ड्रैगन में बदल जाती है और वो ड्रैगन कबाल के शरीर का कण कण जला देता है। और कबाल के मरने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मोर्टल कॉम्बैट के युद्ध को इन लोगों ने जीत लिया है और आउटवर्ल्ड के सारे योद्धाओं को मार दिया है। लेकिन तभी सब जीरो एक चाल चलता है और वो यंग के घर पे पहुंचता है और यंग की बेटी और पत्नी को यहाँ से लेकर के चला जाता है। और फिर एक पोर्टल के जरिए वो पहुंचता है यंग के पास और उसे उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है, जिसे देखने के बाद यंग समझ जाता है कि सब जीरो के पास उसकी पत्नी और बच्ची है। इसीलिए वो सब जीरो के साथ उस पोर्टल में घुस जाता है और फिर सब जीरो उसे एक बर्फीले जगह पे लेकर के आता है जो जगह बहुत ही भयानक होती है। और यहाँ आने के बाद यंग देखता है कि सब जीरो ने उसकी बच्ची और पत्नी को बर्फ में जमा दिया है और ये देखने के बाद यंग सब जीरो पे हमला कर देता है और उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन सब जीरो यंग पे भारी पड़ता है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे बर्फ में जमाने वाला होता है। तभी यंग हैंजो का खंजर निकालता है और उसके बाद वो उसे सब जीरो पे हमला करता है, लेकिन सब जीरो उल्टा ये खंजर यंग के सीने में घुसाने वाला होता है। तभी यंग का कुछ खून उस खंजर पे लग जाता है और यंग का खून खंजर पे लगते ही हैंजो यहाँ पे आ जाता है
जो कि अब तक नर्क में फंसा हुआ था। और यहाँ आते ही हैंजो सब जीरो पे आग बरसाने लगता है और फिर दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन हैंजो के सामने सब जीरो टिक नहीं पाता है और धीरे धीरे हैंजो सब जीरो को घायल कर देता है और घायल करने के बाद उसे अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस चेहरे को भूल गए या अभी भी याद है। तब सब जीरो हैंजो का नाम लेता है और अपना नाम सुनने के बाद हैंजो कहता है कि अब मैं हैंजो नहीं बल्कि स्कॉर्पियन हूँ। और उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और इस बार हैंजो का साथ दे रहा होता है यंग और ये दोनों मिलकर के सब जीरो को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और जब सब जीरो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है तब हैंजो यंग को कहता है कि तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, सब जीरो को मैं देख लूंगा। और तब वो सब जीरो से कहता है कि तुमने मुझे नर्क में भेज करके ये सोचा कि मैं नर्क की आग में जलूंगा, लेकिन मैं उस आग में जला नहीं बल्कि मैंने उस आग को नियंत्रण करना सीख लिया। और फिर हैंजो अपने मुंह से आग का गोला छोड़ता है और फिर सब जीरो को जला के मार देता है और फिर जाते जाते यंग को कहता है कि मुझे मुक्त करने के लिए शुक्रिया और मेरे वंश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना और इसका ख्याल रखना। और उसके बाद हैंजो यहाँ से चला जाता है। तभी रेडेन अपने सारे योद्धाओं को लेकर के यहाँ पे आ जाता है और वो जैसे देखता है कि सब जीरो मर चुका है उसके बाद वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पे शाओ खान पहुंच जाता है और रेडेन से कहता है कि मेरे चंद योद्धाओं को मार के तुम्हें लगता है कि तुमने इस युद्ध को जीत लिया है तो तुम गलत हो। मेरे पास योद्धाओं की कमी नहीं है और अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं अपनी पूरी सेना लेकर के आऊंगा। और इतना कहते ही शाओ खान यहाँ से चला जाता है। तब रेडेन अपने सारे योद्धाओं से कहता है कि आगे हमें और भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है, इसलिए हमें अपने समूह को और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए सारे लोग योद्धाओं की खोज में लग जाओ। और यहाँ से योद्धाओं की खोज आरंभ होती है और हम देखते हैं कि यंग निकलता है हॉलीवुड की तरफ जॉनी केज की तलाश में और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।